हेलो एवरीवन, अक्षता मित्तल है। आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का रिवीजन। अब आपके पास पूरा चैप्टर पढ़ने का टाइम नहीं बचा है क्योंकि अप्रॉक्स 2 मंथ्स बाद आपके बोर्ड के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो में मैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और उनसे रिलेटेड रिएक्शंस कवर करने वाली हूँ। इस चैप्टर के नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे दिए गए बायो में मेंशन कर दी है। सो इफ यू वांट टू गेट द नोट्स, काइंडली जॉइन द टेलीग्राम चैनल। नाउ वी विल स्टार्ट विद द चैप्टर केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक सब्सटेंस थी, उसमें कुछ चेंज हुआ और एक नई ही सब्सटेंस फॉर्म हो गई है। दैट इज अ केमिकल रिएक्शन। अब इनसे दो चेंजेस ध्यान आते हैं जो आपने अर्लियर क्लासेस में भी पढ़े होंगे। एक होता है फिजिकल चेंजेस और एक होते हैं केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जिनमें फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आए। फॉर एग्जाम्पल, टेक अ रबर बैंड, आप उन्हें स्ट्रेच कर रहे हो, स्ट्रेच करते ही सिर्फ शेप चेंज होती है। जैसे ही आप रबर बैंड को छोड़ दोगे वो वापस अपनी शेप पे आ जाएगा। रबर बैंड पहले भी रबर बैंड था, स्ट्रेच करने के बाद भी रबर बैंड ही था, तो कोई नई सब्सटेंस आपको नहीं मिली है। सो दैट इज अ फिजिकल चेंज। नाउ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक मैग्नीशियम रिबन है, वो रिबन था, सॉलिड फॉर्म में रिबन था, और जैसे ही आपने उसे बर्न किया तो उसका एक पाउडर बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो था क्या वो रिबन, और बन क्या गया है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर। तो अब आप उस पाउडर को वापस रिबन में नहीं ला सकते हैं, और उस पाउडर की प्रॉपर्टी और रिबन की प्रॉपर्टी चेंज्ड है। केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों की चेंज्ड है, इसलिए दैट इज अ केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होता है, जैसे आप वापस किसी चीज को ला सकते हो ओरिजिनल चीज में। नाउ केमिकल चेंज इरिवर्सिबल होता है कि आपका जो नया सब्सटेंस बन गया है आप उसे प्रीवियस सब्सटेंस में नहीं ला सकते। नाउ अगर केमिकल चेंजेस होते हैं तो दैट रिएक्शन इज कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। नाउ अब केमिकल रिएक्शन को मैं बार बार ऐसे बोलूं कि व्हेन आई बर्न मैग्नीशियम रिबन इट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, इस चीज को मैं एक सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। उसी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। उसमें हम क्या यूज करते हैं? कुछ सिंबल्स और कुछ फॉर्मूला। लाइक मैग्नीशियम रिबन लिया था तो उसके लिए मैंने सिंबल यूज करा है Mg। अब मैंने उसे बर्न किया है। हमेशा याद रखना, जब भी कोई चीज बर्न की जाती है तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में की जाती है। सो यू हैव टू मेंशन ऑक्सीजन व्हाइल बर्निंग। अब मैग्नीशियम को बर्न किया तो क्या बना? आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो ये ही चीज को हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। जो चीजें लेफ्ट हैंड साइड पे लिखी हैं उन्हें हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और जो चीजें राइट हैंड साइड पे लिखी हैं उन्हें हम बोलते हैं प्रोडक्ट्स। नाउ ये तो चलो एक केमिकल इक्वेशन हो गई। इसको मोर इंफॉर्मेटिव करने के लिए हम लोग कुछ और एक्स्ट्रा सिंबल्स यूज करते हैं, जैसे कि फिजिकल स्टेट के। आपको पता है 4 फिजिकल स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस और एक्वस। एक्वस मतलब जब कोई चीज पानी में मिलाई हुई होती है तो उसे हम एक्वस बोलते हैं। नाउ टेल मी कि मैग्नीशियम रिबन किस फिजिकल स्टेट में होता है? सॉलिड। ऑक्सीजन गैस है तो वो किस फॉर्म में होती है? जी। नाउ मैग्नीशियम ऑक्साइड एक पाउडर बना है तो पाउडर भी किस फॉर्म में होता है, किस स्टेट में होता है? सॉलिड। सो ये आपकी केमिकल इक्वेशन और इंफॉर्मेटिव बन गई है। नाउ इन दिस रिएक्शन, ये है लेड नाइट्रेट जो किस फॉर्म में होता है? एक्वस की फॉर्म में, मतलब मैंने इसे वाटर में मिला रखा है। अब ये है पोटेशियम आयोडाइड, ये भी किस फॉर्म में होता है? एक्वस फॉर्म में। अब ये लेड आयोडाइड किस फॉर्म में होता है? आपने अगर एक टेस्ट ट्यूब में ये दोनों चीजें मिलाई तो याद रखना, टेस्ट ट्यूब में नीचे एक प्रेसिपिटेट बैठ जाता है, एक सॉलिड बैठ जाता है, उसी चीज को हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। और प्रेसिपिटेट का सिंबल क्या होता है? नाउ ये जो अब जो बचा सॉल्यूशन में, दैट इज इन एक्वस फॉर्म। नाउ इन दिस रिएक्शन जिंक है, जिंक किस फॉर्म में होगा? सॉलिड की फॉर्म में। HCl आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले रखा है, पानी में मिला रखा है तो एक्वस फॉर्म में। अब ये जिंक क्लोराइड भी किस फॉर्म में मिलेगा आपको?
एक्वस फॉर्म में। लेकिन जब भी याद रखना, आपकी अगर एक केमिकल रिएक्शन में कोई गैस इवॉल्व हुई है, आपने एक केमिकल रिएक्शन करा और देखा उसमें से कोई गैस रिलीज हो रही है, तो उस गैस को हम रिप्रेजेंट करते हैं अपवर्ड्स एरो से। सो प्रेसिपिटेट विद डाउनवर्ड्स एरो एंड गैस विद अपवर्ड्स एरो। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए कौन सा लॉ यूज किया जाता है और कैसे उसे बैलेंस किया। अब आते हैं हम बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन पर, कि हम इक्वेशन बैलेंस करते हैं तो कौन सा लॉ देखते हैं। तो वी ऑब्जर्व लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वो क्या कहता है कि मास ना ही तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मतलब रिएक्टेंट्स का मास और प्रोडक्ट्स का मास इक्वल होना चाहिए। अब एटम्स देख लेते हैं हम। यहाँ पे O2 के कितने एटम्स है? 2। सो वील है राइट 2। अब इस चक्कर में मैग्नीशियम भी 2 हो गए हैं, इसलिए वी विल पुट 2 ओवर हियर। सो दिस इज नोन एज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जिसमें एक पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम्स लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे इक्वल होते हैं। मैग्नीशियम के 2, राइट हैंड साइड पे भी 2, ऑक्सीजन के 2 और राइट हैंड साइड पे भी 2। सो इट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नाउ केमिकल रिएक्शन, आपको कैसे पता चलेगा कि एक केमिकल रिएक्शन हुई है? तो ये 5 चीजें हैं जिन्हें हम देख के बता सकते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन हुई है। पहला, इवोल्यूशन ऑफ गैस, कि एक गैस इवॉल्व हो, उसकी रिएक्शन है। जैसे जिंक है, उसको हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करा तो जिंक क्लोराइड और एक गैस रिलीज होगी, दैट इज हाइड्रोजन गैस। नाउ चेंज इन टेम्परेचर, कि हम कोई रिएक्शन करते हैं और टेस्ट ट्यूब हमारी गर्म हो जाती है, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर। अगर हमने जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया तो जिंक सल्फेट बनेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और जो आपकी टेस्ट ट्यूब है वो बहुत हीटअप हो जाएगी। तो दैट इज चेंज इन टेम्परेचर। नाउ फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट, अगर आपने लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो लेड आयोडाइड बनेगा, एक प्रेसिपिटेट बनेगा, टेस्ट ट्यूब के नीचे एक सॉलिड चीज बैठ जाएगी जो डिसॉल्व नहीं होगी, दैट इज अ प्रेसिपिटेट। नाउ एंड पोटेशियम नाइट्रेट एक एक्वस फॉर्म में मिलेगा। नाउ चेंज इन कलर, चेंज इन कलर में क्या है? ये जो चीज होती है दैट इज इन व्हाइट कलर। सिल्वर क्लोराइड व्हाइट कलर का, जैसे ही ये डिकम्पोज होगा, टूटेगा, तो ये सिल्वर अलग ग्रे कलर का, एंड दिस इज क्लोरीन। नाउ नेक्स्ट इज चेंज इन स्टेट, स्टेट में चेंज हो जाए। ये अमोनिया है, ये गैस फॉर्म में होता है बेटा, एंड ये HCl है, ये भी गैस फॉर्म में होती है। जैसे ही ये रिएक्ट करेंगे आपस में तो इट विल फॉर्म इन सॉलिड, मतलब अमोनिया प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये बनाएगा अमोनियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स, जो क्रिस्टल्स आपके सॉलिड फॉर्म में होते हैं। सो दीज आर द ऑब्जर्वेशंस व्हिच यू कैन सी ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स के होते हैं और उनके कौन कौन से एग्जाम्पल्स हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस 4 टाइप्स की होती हैं: कॉम्बिनेशन, डीकंपोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिडॉक्स। डीकंपोजिशन भी फर्दर 3 होती हैं: थर्मल डीकंपोजिशन, फोटोलिटिक डीकंपोजिशन एंड इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन। डिस्प्लेसमेंट भी फर्दर 2 में डिवाइडेड है: सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देन फोर्थ कम्स रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, दैट इज नोन एज अ रिडॉक्स रिएक्शन। अब ये चारों रिएक्शंस हम फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे। पहले मैं स्टार्ट करूंगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब हम फर्स्ट टाइप पढ़ेंगे जिसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन होते हैं टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, ये कैल्शियम ऑक्साइड है, हमने इसे पानी में मिलाया तो क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो 2 रिएक्टेंट्स हैं टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कैल्शियम ऑक्साइड का कॉमन नेम क्या होता है? क्विकलाइम। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम क्या होता है? स्लेग लाइम या फिर लाइम वाटर। अगर मैं बात कर लूं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन किस टाइप की रिएक्शन होती है, तो इट इज अ टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी इवॉल्व होती है। इसकी उल्टी कौन सी रिएक्शंस होती हैं? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो एक्सो में एनर्जी रिलीज्ड और एंडो में एनर्जी रिक्वायर्ड। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के कुछ एग्जांपल्स हम अभी पढ़ लेंगे। पहले हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं।
पहला आपको क्लियर हो गया कि क्विक लाइम को पानी में मिलाया तो क्या बनेगा, स्लेग लाइम। दूसरा क्या है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन है, उसे बर्न किया, बर्निंग के लिए कौन सी गैस इंपॉर्टेंट, ऑक्सीजन। इट विल फॉर्म अ पाउडर जो कि कौन से कलर का होता है, व्हाइट कलर का, और मैग्नीशियम ऑक्साइड। आपको एक क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन यू बर्न मैग्नीशियम रिबन। सो मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ व्हाइट डैजलिंग फ्लेम, व्हाइट कलर की फ्लेम निकलती है टू फॉर्म अ व्हाइट पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। नाउ वाटर फॉर्मेशन, वाटर फॉर्मेशन के लिए आपको हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन कंबाइन करना है टू फॉर्म वाटर। सो दीज आर द 3 रिएक्शंस व्हिच आर मेंशन्ड इन योर एनसीईआरटी। इसके अलावा रिएक्शंस नहीं आती है, एनसीईआरटी से ही आती हैं। सो दीज 3 रिएक्शंस यू हैव टू रिमेंबर। नाउ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की और कौन सी रिएक्शंस है, एक होती है रेस्पिरेशन रिएक्शन। रेस्पिरेशन मतलब जैसे आपने फूड लिया और वो ऑक्सीजन से कंबाइन होगा टू गिव यू एनर्जी, तो क्या क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड एनर्जी, तो इसमें एनर्जी रिलीज हो रही है, सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नाउ बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस आपकी कौन सी होती है, मीथेन गैस होती है, आपकी मीथेन गैस को ही नेचुरल गैस बोलते हैं। तो अगर मीथेन बर्न होती है, इट विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। नाउ थर्ड एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक इज डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट। जब एक वेजिटेबल मैटर डिकम्पोज होता है बाय सम बैक्टीरिया इनटू कंपोस्ट, दैट इज आल्सो नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नाउ आपने ये पढ़ा था कि क्विक लाइम वाटर के साथ कंबाइन हुआ टू फॉर्म स्लेग लाइम। अब इससे एक रिएक्शन है येलो बॉक्स में एनसीईआरटी में, दैट इज व्हाइट वॉशिंग। तो व्हाइट वॉशिंग पे बहुत क्वेश्चंस पूछे गए हैं। व्हाइट वॉशिंग में अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाइट वॉश करने के लिए जो वॉल्स व्हाइट वॉश की जाती हैं उसमें कौन सा कंपाउंड यूज होता है, तो यू विल मेंशन CaO, दैट इज क्विक लाइम। तो कैल्शियम ऑक्साइड या फिर क्विक लाइम आपकी यूज होती है टू व्हाइट वॉश योर वॉल्स। नाउ रिएक्शंस कौन कौन सी इन्वॉल्व होती हैं व्हाइट वॉशिंग में, तो 2 रिएक्शंस है। पहला, आपने वो पाउडर लिया कैल्शियम ऑक्साइड का पाउडर और उसे किसमें घोला था, पानी में। जब आप पानी में उसे डिसॉल्व करोगे तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपने वॉल्स पर लगा दी, वो बाद में शाइनी अपीयरेंस देती है। क्यों, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ रिएक्ट करेगा, जो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ रिएक्ट करेगा टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट। इस कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से ही शाइनी अपीयरेंस होती है वॉल्स पर। नाउ ये कैल्शियम कार्बोनेट शाइनी अपीयरेंस देगा, थोड़ा सा वाटर रिलीज होगा, तो दिस इज व्हाइट वॉशिंग। तो ये व्हाइट वॉशिंग का टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एनसीईआरटी में एक येलो बॉक्स में मेंशन है और बोर्ड्स में काफी बार पूछा गया है। नाउ विल डिस्कस अनदर टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, दैट इज डीकंपोजिशन। अब हम पढ़ेंगे सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन विच इज डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोज से ही पता चल रहा है कि कोई चीज टूटती है, ब्रेक डाउन होती है। सो द डेफिनेशन विल बी, एक सिंगल रिएक्टेंट है, सिंगल रिएक्टेंट जब ब्रेक डाउन होता है टू फॉर्म 2 और मोर प्रोडक्ट्स, मतलब 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट जब बनाता है, दैट इज अ डीकंपोजिशन रिएक्शन। ये किस तरीके की रिएक्शन होती है, एंडोथर्मिक। एंडो का मतलब इसमें एनर्जी की जरूरत होती है। अभी आपने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में पढ़ा था कि एनर्जी रिलीज होती है, तो वो एक्सोथर्मिक होती है। इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए इट इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन के 3 टाइप्स और होते हैं। पहला टाइप कौन सा होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो किसकी प्रेजेंस में होती है, हीट की प्रेजेंस में। इसमें 3 एग्जांपल्स हैं एनसीईआरटी में। पहला है डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स। आपके ये फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स हैं जिसमें 7H2O वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की फॉर्म में होता है। ये टूटेगा टू फॉर्म FeSO4 एंड 7H2O। फिर ये फर्दर और टूटेगा, हीटअप होगा तो क्या बनेगा, एक फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है विच गैसेज आर रिलीज्ड व्हेन देयर इज डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स। तो आप कौन सी गैसेज लिखेंगे, एक सल्फर डाइऑक्साइड और एक सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो सल्फर डाई एंड सल्फर ट्राई, याद रखना है आपको, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। नाउ सेकंड इज कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम क्या बोलते हैं, इसका कॉमन नेम होता है लाइमस्टोन। इसे हीट करेंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को हम और क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। नाउ नेक्स्ट इज दिस रिएक्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दिस एंड दिस रिएक्शन।
इसे हम बोलते हैं लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट को अगर हम डिकम्पोज करते हैं, हीट करते हैं, तो आपका पहला क्या बनता है, लेड ऑक्साइड, जो किस फॉर्म में होता है, सॉलिड स्टेट में। नाउ दिस इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से ही आपको ब्राउन फ्यूम्स देखने को मिलेंगी। जब आप ये रिएक्शन करते हैं एक टेस्ट ट्यूब में, तो टेस्ट ट्यूब में ऊपर ब्राउन कलर की फ्यूम्स होंगी, विच इज ड्यू टू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। तो आपको ये चीज याद रखनी है। नेक्स्ट कौन सी गैस है, ऑक्सीजन गैस। आपको ये कंप्लीट रिएक्शन पूछ सकते हैं, या फिर पूछ सकते हैं विच गैस is responsible for brown fumes while decomposition of lead nitrate. So the answer will be nitrogen dioxide. So this and this reaction, these are very important reactions. Now हम अब second type पढ़ेंगे decomposition reaction का ही, जो कि होगा आपका photolytic decomposition। फिर third type होगा आपका electrolytic decomposition. Now comes photolytic decomposition reaction. Photolytic decomposition reaction किसकी presence में होता है, sunlight की presence में। If we go with examples, तो ये सिल्वर क्लोराइड है, सनलाइट की प्रेजेंस में ये सिल्वर प्लस क्लोरीन बनाएगा। सिल्वर क्लोराइड पहले व्हाइट कलर का होता है, जैसे ही सनलाइट में एक्सपोज होगा तो वो कौन से कलर का हो जाएगा, ग्रे कलर का। यू हैव टू रिमेंबर द कलर्स, क्योंकि कलर में बहुत बार क्वेश्चन आया है कि पहले कौन सा कलर था और बाद में कौन सा कलर हो गया। नाउ नेक्स्ट इज सिल्वर ब्रोमाइड। अगर सनलाइट से एक्सपोज हुआ तो सिल्वर प्लस ब्रोमीन बनेगा, ये ग्रे कलर का हो जाएगा और पहले कौन से कलर का था, पेल येलो। नाउ ये जो दोनों रिएक्शंस हैं, मतलब फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन ज्यादातर किस में यूज होती है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, तो यूज इसका याद रखना है। नाउ नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रो से ही पता चल रहा है किसकी प्रेजेंस में होगा, ये इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में। तो आपने ये, इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। ये वाटर मॉलिक्यूल है, आपने इसमें इलेक्ट्रिसिटी डाली और ये डिवाइड हो जाएगा किस किस में, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कौन सी इलेक्ट्रोड पे इकट्ठी होती है, कैथोड पे, और ऑक्सीजन कौन सी इलेक्ट्रोड पे इकट्ठी होती है, एनोड पे। नाउ दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। अच्छा, इसमें पूछा जाए अगर रेशियो ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या होता है, 2:1, मतलब जो हाइड्रोजन होती है वो डबल द अमाउंट होती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। अगर पूछा जाए कि डबल द अमाउंट क्यों होती है, व्हाई, द आंसर विल बी बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल कंटेन्स 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन। क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल, अगर सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल को देखा जाए तो इसके अंदर 2 तो हाइड्रोजन होते हैं और 1 ऑक्सीजन होता है। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन विच इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके भी हम फिर 2 डिविजन्स पढ़ेंगे, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम पढ़ेंगे थर्ड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस से ही पता चल रहा है जो किसी को डिस्प्लेस करे। इसके 2 टाइप्स होते हैं। पहला है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब जहां पे मोर रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को हटा देता है अपनी जगह से। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, Fe है और CuSO4 है। कैसे पता चलेगा कौन किसको हटाएगा और हटाएगा भी या नहीं, ये हम पता लगाएंगे एक रिएक्टिविटी सीरीज से। रिएक्टिविटी सीरीज ये है, इसकी निमोनिक्स कैसे याद करना है ये आपको मेरे नोट्स में मिल जाएगी, जो कि टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। यहाँ देख लेते हैं। आप मुझे ये बताइए कि आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कि कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है। ये रहा आयरन और ये रहा कॉपर, तो ऑब्वियसली आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, तो आयरन इसे कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और कॉपर हट जाएगा। अब ये रिएक्शन सुन लीजिए, इसमें हमने क्या लिया है, एक आयरन नेल ली है, एक कील ली है और उसको एक सॉल्यूशन में डाल दिया। उस सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट है, कॉपर सल्फेट। वो सॉल्यूशन कौन से कलर का है, ब्लू कलर का। अब धीरे धीरे वो सॉल्यूशन का कलर फेड होता चला जाएगा और कौन से कलर का हो जाएगा, ग्रीन कलर का। ग्रीन कलर का सॉल्यूशन हो जाएगा और जो आयरन नेल है जो सिल्वर कलर का है वो कौन से कलर का हो जाएगा, ब्राउनिश कलर का। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर क्या डिपॉजिट हो गया है, कॉपर। नाउ नेक्स्ट इज जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। इसमें जिंक और कॉपर में से कौन ज्यादा रिएक्टिव है, जिंक या फिर कॉपर। तो कौन ज्यादा रिएक्टिव है, जिंक। तो जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, तो ZnSO4 प्लस कॉपर। नाउ इज लेड एंड कॉपर क्लोराइड। लेड ज्यादा रिएक्टिव है कि कॉपर, ऑब्वियस लेड, ये रहा लेड एंड दिस इज कॉपर, तो ये लेड कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। नाउ कॉपर एंड जिंक सल्फेट।
क्या इसमें कॉपर जिंक को डिस्प्लेस कर पाएगा? ये रहा कॉपर और ये रहा जिंक। भाई जिंक का घर बसा हुआ है और जिंक ऑलरेडी पावरफुल है, कोई लेस पावरफुल इंसान उसको उसके घर से बाहर नहीं निकाल सकता। तो आप ऐसे याद कर सकते हो भाई कैसे निकल जाएगा ये घर से बाहर, क्योंकि ये पावरफुल है। तो इसलिए इसमें आएगा नो रिएक्शन। तो इसके लिए आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट टाइप विल बी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का सेकेंड टाइप विच इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि एक्सचेंज ऑफ आयंस होते हैं रिएक्टेंट्स के बीच में। जैसे यहाँ पे दोनों रिएक्टेंट्स है, पहला ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों में एक्सचेंज होगा। सल्फेट के साथ कौन जाएगा? बेरियम, और क्लोराइड के साथ कौन जाएगा? सोडियम। तो ये आयंस एक्सचेंज हुए हैं, इसे ही बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब एक चीज याद रखनी है, जब भी हम सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को मिलाते हैं तो हमारे पास जो पीपीटी बनता है व्हाइट कलर का, उसका नाम क्या है? बेरियम सल्फेट। आपको नाम याद रखना है कि कौन सा पीपीटी बना, बेरियम सल्फेट बना, और किस कलर का बना? व्हाइट कलर का। नाउ नेक्स्ट इज, अगर आपने लेड नाइट्रेट लिया है और किसमें मिलाया? पोटेशियम आयोडाइड। जो मैं नाम बोल रही हूं तो आप ध्यान रखना, वैसे आपको नोट्स में सब मिल जाएगा। लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड, अगर इनको आपने रिएक्शन करवाई तो लेड आयोडाइड बनेगा, जो कि पीपीटी है आपके कौन से कलर का? येलो पीपीटी। क्या बनता है पीपीटी में? लेड आयोडाइड। और क्या बनेगा? पोटेशियम नाइट्रेट, ये सॉल्युबल होता है। नेक्स्ट, अब आपने देखा कि दोनों ही रिएक्शंस में हमारे पास एक चीज फॉर्म हो रही है, प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है एक ऐसी सब्सटेंस जो सॉल्युबल नहीं होती, जो घुलती नहीं है, नीचे बैठ जाती है, उसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो जिस भी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनता है उन्हें हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस कौन सी होती है, तो कौन सी होती है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस ही प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस होती है। नाउ नेक्स्ट इज, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कैसी रिएक्शंस होती हैं? हमने पढ़ा था कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक कौन सी होती है। एक्सोथर्मिक जिसमें क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है। तो इन रिएक्शंस में भी एनर्जी क्या होती है? रिलीज। इसीलिए इन रिएक्शंस को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। अब हम पढ़ेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में दो टाइप्स पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। नाउ फोर्थ टाइप ऑफ रिएक्शन इज रिडॉक्स रिएक्शन। आपको रिडॉक्स रिएक्शन भी दिख रहा होगा, RED फॉर रिडक्शन एंड OX फॉर ऑक्सीडेशन। तो जिस रिएक्शन में दोनों चीजें होती हैं, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी, उन्हें हम रिडॉक्स रिएक्शंस बोलते हैं। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता क्या है? ऑक्सीडेशन का मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें एक सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन्स लूज करती है, या तो इलेक्ट्रॉन्स लूज करे या फिर हाइड्रोजन लूज करे, और क्या गेन करे? ऑक्सीजन। मतलब ऑक्सीजन ले और दे क्या? हाइड्रोजन। रिडक्शन में क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स ले या हाइड्रोजन ले और दे क्या? ऑक्सीजन। जस्ट इसका उल्टा, ऑपोजिट। तो यहाँ पे देखिए ये रिएक्शन है, कॉपर है, कौन से कलर का होता है कॉपर? ब्राउन कलर का। जैसे ही वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, हीट करेंगे, तो क्या बन जाएगा? कॉपर ऑक्साइड, जो कि कौन से कलर की होती है? ब्लैक। इसका कलर पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना है कलर। नाउ नेक्स्ट, अच्छा आप इसमें बताइए कि ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन? ऑब्वियसली कॉपर के पास ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, वो गेन कर रहा है ऑक्सीजन को, इसका मतलब कौन सी रिएक्शन है? ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। नाउ नेक्स्ट इज कॉपर ऑक्साइड, इसको मैंने हाइड्रोजन लिया और हीट कर दिया, तो कॉपर प्लस वाटर बनेगा। इसमें कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन रिड्यूस हो रहा है? ध्यान से देखना। इसके पास ऑक्सीजन था और अब ऑक्सीजन हट गया है, इसने इसका मतलब क्या लूज कर दी है अपने पास से? ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन लूज करते हैं तो क्या होता है? रिडक्शन। मतलब ये बेचारा क्या हो गया है? रिड्यूस हो गया, इसके पास से ऑक्सीजन चला गया, तो ये इसका क्या हुआ है? रिडक्शन। तो रिड्यूस सब्सटेंस कौन सी हुई? इसका मतलब CuO। हमेशा याद रखना, जो भी आपसे पूछा जाए ऑक्सीडाइज सब्सटेंस, रिड्यूस सब्सटेंस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ये सारे ही रिएक्टेंट्स वाले साइड के होते हैं। प्रोडक्ट साइड के नाम आपको यहाँ नहीं लिखने हैं। तो रिड्यूस कौन हुआ है? CuO, क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन गया है। अब H2 के पास देख रहे होंगे आप, O आया है, इसके पास गेन हुआ है ऑक्सीजन, तो इसका मतलब ये क्या हुआ है? ऑक्सीडाइज।
तो ऑक्सीडाइज सब्सटेंस कौन सी होगी आपकी H2। अच्छा, नाउ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? एजेंट मतलब आपने सुना होगा इंग्लिश में भी, एजेंट मतलब होते हैं जो आपका काम करवाते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब जो किसी चीज को ऑक्सीडाइज करे, उसको ऑक्सीजन दे। ये बताओ, यहाँ पे H2 को ऑक्सीजन मिल गई, लेकिन वो दी किसने थी उधारी में कि चल ले ले, किसने दी थी? CuO ने दी थी। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो गया? CuO। अगर ये ऑक्सीजन नहीं देता तो बेचारे इसको मिलती ही नहीं ना, तो एजेंट कौन हुआ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हुआ? CuO। अब रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है किसने हक मार लिया किसी का, किसने हक मारा? H2 ने। H2 ने इसका ऑक्सीजन ले लिया, तो इसने, इसका मतलब ये इसने इसको क्या करा है? रिड्यूस कर दिया कि भाई मुझे ऑक्सीजन दे दे, ठीक है। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो गया? H2। अब इसका शॉर्ट मेथड क्या है, तो बहुत टाइम लग जाएगा सोचने में किसने दिया किसने लिया। आपको सिर्फ ये चीजें निकालनी है कि कौन ऑक्सीडाइज हुआ कौन रिड्यूस। फिर क्या देखना है, जो रिड्यूस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और जो ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। शॉर्टकट है, जो रिड्यूस सब्सटेंस है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जो ऑक्सीडाइज सब्सटेंस है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, उल्टा उल्टा। नाउ नेक्स्ट इन दिस ZnO जिंक ऑक्साइड है, इसे कार्बन के साथ रिएक्ट करा तो जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। अब आपको बताना है उसमें ऑक्सीडाइज सब्सटेंस कौन है, कौन हुआ है ये बताओ। O किसके पास आया, किसके पास आया? C के पास दिख रहा है हमें कि C के पास अब आया है, तो इसका मतलब कौन ऑक्सीडाइज हो गया है? C। कौन रिड्यूस हो गया? बेचारे किस पे से O चला गया, कहां से O चला गया है? जिंक ऑक्साइड से चला गया, तो इसलिए ये रिड्यूस्ड है। अब शॉर्टकट, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? जो रिड्यूस सब्सटेंस है, तो आप यहां लिख दोगे ZnO। रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? जो ऑक्सीडाइज हुआ है, तो ये शॉर्टकट है। नाउ नेक्स्ट इज मैंगनीज ऑक्साइड, इसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड में रिएक्ट करा तो मैंगनीज क्लोराइड प्लस वाटर प्लस क्लोरीन बनेगा। अब ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रिएक्शन तो बहुत टुच्ची टुच्ची सी थी, इसमें तो आराम से पता चल रहा था कि कौन ऑक्सीडाइज हुआ है कौन रिड्यूस। इसमें पता लगाओ, इसमें देखो Mn पे से ऑक्सीजन हटा है, तो सिंपल सी बात है जिसपे से ऑक्सीजन हटता है वो तो होगी तुम्हारी रिड्यूस सब्सटेंस। अब हमें ये पता हो कि कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, तो ऑक्सीडाइज कौन हुआ है इस केस में? यहां से एरो यहां पे बनाऊं कि यहां पे बनाऊं? तो आपको याद रखना है ये एरो कहां बनेगा? Cl2 पे जाके, मतलब HCl क्या हुआ है? ऑक्सीडाइज हुआ है। ऑक्सीडाइज सब्सटेंस में आप देख रहे थे कि लूजेस हाइड्रोजन भी तो पॉइंट था, हम अभी तक ऑक्सीजन ऑक्सीजन देख रहे थे, तो अब हाइड्रोजन का देख लो, यहाँ पे इसने हाइड्रोजन लूज कर दिया और हाइड्रोजन अब यहाँ नहीं है, इसका मतलब ये क्या हुआ है? ऑक्सीडाइज हुआ है। ये रहा ऑक्सीडेशन, मतलब जो हाइड्रोजन लूज कर दे, तो इसने हाइड्रोजन लूज कर दिया, इसका मतलब ये ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस है। अब आपसे अगर ये पूछा जाए कि HCl किस में ऑक्सीडाइज होता है, भाई H2O नहीं लिखना है, H2O का काम नहीं होता है यहाँ पे। HCl किस में ऑक्सीडाइज हुआ है? Cl2 में, ठीक है, ये याद रखना है आपको। अब शॉर्टकट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो रिड्यूस हुआ है मतलब MnO2, और रिड्यूसिंग एजेंट जो ऑक्सीडाइज हुआ है। तो आपको ये दो चीजें देखनी है, ये दो चीजें आराम से खुद पता चल जाएंगी, ये आती है पेपर में इसलिए ध्यान रखना है। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट, ये तो हो गया हमारा सारा, अब हम पढ़ेंगे कोरोजन और रैंसिडिटी विच आर द लास्ट टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर। फिर उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगी आपको, उन क्वेश्चंस के आंसर्स आप कोशिश करना कमेंट्स में लिख दो, और मैं उन कमेंट्स को पर्सनली चेक करूंगी, जिनकी भी गलतियां होंगी आई विल राइट देम डाउन, आई विल रिप्लाई देम। और नोट्स आपको मैं बार बार बता रही हूँ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जहां पे ये सब चीजें लिखी। नाउ वी विल टॉक अबाउट कोरोजन। कोरोजन क्या होता है? जब भी कोई मेटल अटैक हो जाता है सब्सटेंसेस से जो भी उसके आसपास है, जैसे कि मॉइस्चर है, एयर है, एसिड्स है, तो वो मेटल खराब होने लगता है, कोरोड होने लगता है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कोरोजन। जैसे कि एग्जांपल है सिल्वर पर ब्लैक कोटिंग, जो भी सिल्वर की ज्वेलरी होती है वो धीरे धीरे काली पड़ने लगती है, दैट इज ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर। नाउ कॉपर के पे ऊपर कौन सी कोटिंग होती है? ग्रीन कलर की। रस्टिंग ऑफ आयरन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कोरोजन का, इसकी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन है, जब भी आयरन आर्टिकल्स कोट हो जाते हैं किससे? आयरन आर्टिकल्स के ऊपर ब्राउन कलर का एक रस्ट लग जाता है, रेडिश ब्राउन पाउडर लग जाता है, जब भी आपने उसे एक्सपोज कर दिया, कहा एयर में, मॉइस्चर में, एसिड्स में, तो वो क्या होगा? उसके ऊपर क्या एक्यूमुलेट हो रहा है? इसका मतलब रस्ट, और वो प्रोसेस क्या है? रस्टिंग ऑफ आयरन।
आप उसे प्रिवेंट कैसे कर सकते हो, यहाँ पे कुछ मेथड्स है, इनके अलावा भी होते हैं बट हमारे एनसीईआरटी में यही मेथड्स है। पहला है पेंट। आपने क्या किया, मेटल को पेंट कर दिया। पेंट करने से क्या किया, आपने एयर मॉइस्चर का कांटेक्ट हटा दिया उस मेटल से, इसीलिए वो कोरोड नहीं होगा। नेक्स्ट इज गैल्वेनाइजेशन। क्या होता है, आपका कोई मेटल था, वो भी एक्सपोज पड़ा था तो उसको कोरोड हो जाएगा वो, तो आपने क्या करा, उस मेटल के ऊपर जिंक की कोटिंग कर दी। किस पर्टिकुलर, याद रखना है इसका, किसकी कोटिंग करी है, जिंक की। जब आपने उसके ऊपर जिंक की कोटिंग कर दी तो अब वो कोरोड नहीं होगा। क्यों, क्योंकि उसका कांटेक्ट हट गया है, मॉइस्चर से भी हट गया, एयर से भी हट गया। नेक्स्ट इज ऑयलिंग और ग्रीसिंग। ये तो आप सब लोग जानते हैं, आपकी साइकिल की चेन वगैरह जब जाम हो जाती है, जब उस पर रस्ट सा जम जाता है तो आप उसके ऊपर ग्रीस लगा देते हो। ऑयलिंग, मशीनरी, बहुत सारे ऐसी मशीन्स होती हैं जिसमें हम ऑयल डाल देते हैं तो वो ठीक हो जाता है, तो दैट इज ऑयलिंग और ग्रीसिंग, रस्ट को हटाने के लिए। नेक्स्ट इज अलॉइंग। अलॉइंग क्या होता है, ये आप आगे आने वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, उसमें अलॉइंग काफी डिटेल में है, यहाँ मैं डिस्कस नहीं करूंगी। नेक्स्ट टॉपिक आई विल डिस्कस इज रैंसिडिटी। अब हम बात करेंगे अपने लास्ट टॉपिक के बारे में विच इज रैंसिडिटी। रैंसिडिटी क्या होता है, जब भी फैट्स और ऑयल्स, मतलब आपका खाना जिसमें फैट्स प्रेजेंट है, ऑयल्स प्रेजेंट है, तो जब भी फैट्स एंड ऑयल्स एक्सपोज करे रखे हैं, मतलब आपने उन्हें खुला छोड़ रखा होता है, तो वो क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज का मतलब अभी बताया मैंने, ऑक्सीडाइज मतलब होता है जो ऑक्सीजन ले लेते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाते हैं, तो दे गेट ऑक्सीडाइज एंड देयर टेस्ट एंड स्मेल चेंजेस। आपको याद रखना है कि क्या होते हैं, वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, उनका टेस्ट चेंज हो जाता है और उनकी स्मेल चेंज हो जाती है, उनमें से स्मेल आने लगती है, बदबू सी आने लगती है, तो इसका मतलब वो खराब हो गया है, आइटम सड़ गया है वो, एंड द प्रोसेस, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रैंसिडिटी। अब आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हो रैंसिडिटी को, आप उसके अंदर डाल सकते हो एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटी का मतलब जो ऑक्सीजन से रिएक्ट ना करे, ऐसी चीज। तो एंटीऑक्सीडेंट एग्जांपल क्या है इसका, नाइट्रोजन गैस। जो आपके चिप्स के बैग्स, टकाटक, ये सब जो होता है उसमें नाइट्रोजन गैस फिल की जाती है। क्यों, आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन, व्हाई चिप्स बैग्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन गैस, या विच गैस इज फ्लश्ड इन चिप्स बैग्स एंड व्हाई। तो आपको आंसर लिखना है विद नाइट्रोजन गैस, बिकॉज इट इज एन एंटीऑक्सीडेंट एंड इट विल प्रिवेंट चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज। चिप्स ऑक्सीडाइज नहीं होंगे इसकी वजह से। नेक्स्ट, आपको अपना जो खाना है जो ऑक्सीडाइज होकर सड़ सकता है, उसे आप क्या करो, एयर टाइट कंटेनर्स में रखो। अच्छा, एक और है, कीप फूड इन रेफ्रिजरेटर्स। आपको अपना खाना फ्रिज में रखना है। वो मम्मी जब सब्जी ज्यादा बन जाती है तो उसे फ्रिज में रख देती है, वो इसीलिए ताकि वो ऑक्सीडाइज ना हो और उसमें से स्मेल ना आए। तो ये 3 पॉइंट्स हैं जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पुटअप करने वाली हूँ, मैं यहाँ पे क्वेश्चंस लिखूंगी, आप उन क्वेश्चंस के आंसर्स कमेंट्स में लिखें और मैं उन्हें चेक करूंगी, बताऊंगी कि उनमें क्या गलतियां हैं। जिनका करेक्ट होगा आई विल कमेंट विद यस, और जिनकी कुछ कुछ गलतियां होंगी आई विल टेल देम।